आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख हो जाएगी 26 तारीख है, 26/08/2020। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 1 ही हम देख रहे हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे हमारा फोकस रहेगा। हमने डिवाइसेस के बारे में जाना था कि हम डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। इस लेक्चर में हम बीजेटी और एफईटी का एक ब्रीफ इंट्रो देखेंगे। सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके कंसेप्ट को डेवलप करना जरूरी रहेगा। और हम देखेंगे स्विच किसको बोलते हैं। डायोड और पावर डायोड का रिवीजन अगर आप देखें तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल डायोड होते थे वो पीएन जंक्शन होते थे। बीच में एक लेयर आ जाएगी, एक साइड में पी टाइप, एक साइड में एन टाइप होती थी और एक बीच में आपका डिप्लीशन लेयर आप बना के लाते थे। पी वाले साइड को हम लोग एनोड और एन वाले साइड को हम लोग कैथोड बोलते थे और इसका सिंबल हम लोग ड्रॉ करते थे। जो डंडी होती थी वो कैथोड की साइड में डंडी हम इसको ड्रॉ करते थे। फिजिकली मार्केट में जब आप लेने जाएंगे तो आपको ये डिवाइस कुछ इस तरीके का दिखता था, जिसमें एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड होता था और कैथोड की तरफ में एक बैंड बना हुआ रहता था। बैंड मार्किंग करती थी कैथोड वाले लाइन के लिए। पावर डायोड में ये नहीं होता। पावर डायोड में एक इंट्रिंसिक लेयर हम बीच में ऐड कर देते हैं। इंट्रिंसिक लेयर ऐड नहीं करते हैं, एक लेस डोप्ड लेयर ऐड करते हैं जो कि इंट्रिंसिक जैसा ही बिहेवियर करता है। तो पिन डायोड में यानी कि पावर डायोड जब भी आपसे पूछा जाए, और आपको ध्यान रखेंगे 5वें सेम में आपसे जब भी डायोड बोला जाएगा आप पावर डायोड ही बनाएंगे। दिस विल बी योर 5th सेम डायोड। आज के बाद से जब भी 5वें सेम में हम डायोड डिस्कस करेंगे आपको पावर डायोड ही बोलना होगा एग्जामिनेशन के लिए। कोई छोटा बच्चा पूछे तो उसको पावर डायोड नहीं समझाने लगे, उसको पहले पिन डायोड, पहले नॉर्मल डायोड ही समझाना उसको। इस लेयर में क्या हो जाएगा, एक पतली सी लेयर रहेगी जिसमें आपके पास हो जाएगा पी एन माइनस एंड एन प्लस लेयर हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी तरीके से एनोड और कैथोड्स रहेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। ये डायोड का भी सिंबल जो रहेगा नॉर्मल डायोड के जैसा ही रहेगा। और इस डायोड को भी मार्केट में अगर लेने जाते हो पावर डायोड है तो इसमें भी कैथोड की साइड ही बैंड रहेगी, इसमें और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज रहेगी जिसको आप आंखों से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाने वाले हैं, वो मॉड्यूल के अंदर आ जाएगी। आखिर ये काम कैसे करता होगा, इसका हमने जब ग्राफ देखा था तो हमने ग्राफ देखा था कि एक साइड में एक कंडक्ट करता था यानी कि I ग्रेटर देन 0 था टाइम के करंट के हिसाब से और वोल्टेज के हिसाब से, करंट के हिसाब से। और रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता था। हाँ, किसी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये ब्रेकडाउन जरूर कर जाता था। दिस वाज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन। आपसे मैंने बोला था ब्रेकडाउन आप पढ़ लेंगे। दो टाइप के ब्रेकडाउन होंगे, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन सभी डायोड में होगा, जीनर ब्रेकडाउन स्पेसिफिक जीनर डायोड में ही होता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। पढ़ लीजिएगा, डाउट आएगा पूछिएगा, हम डिस्कस करेंगे इसको। तो बात ये है कि यहाँ पे करंट तो 0 ही है, करंट नॉट फ्लोइंग, सॉरी करंट नॉट या करंट इक्वल्स टू 0, करंट फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। दिस कैन बी कॉल्ड एज कंडक्टिव। और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रही है तो बोलेंगे कि ब्लॉकिंग करंट, ब्लॉकिंग करंट। आपका स्विच भी तो यही होता है ना। तो स्विच क्या करता है, स्विच का स्ट्रक्चर आप ऐसे ही ड्रॉ करते थे इस टाइप से। तो स्विच में भी आप ये बोलते थे कि जब ये अभी ओपन है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब स्विच क्लोज्ड हो जाती है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इसका 0 हो गया। तो रेजिस्टेंस 0 हो गया मतलब कि कंडक्टिव है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है मतलब कि करंट को ब्लॉक कर रहा है। तो डायोड भी एक प्रकार का स्विच ही होता है, लेकिन डायोड में कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही एनोड पे पॉजिटिव लग गया, कैथोड पे निगेटिव लग गया, ये डायोड कंडक्ट कर जाने वाला है, रुकने वाला नहीं है। उल्टा लगा दोगे यानी कि एनोड पे नेगेटिव लगा दिया जाए, कैथोड पे पॉजिटिव लगा दिया जाए, तो ये कंडक्ट नहीं ही करेगा। यानी कि फॉरवर्ड बायस में इट विल बी कंडक्टिव, रिवर्स बायस में नॉट कंडक्टिव। सपोज दैट इलेश के पास एक डायोड है और मैंने उसको फॉरवर्ड वोल्टेज लगा दिया। इलेश चाह के भी उस डायोड को कंडक्ट होने से नहीं रोक सकता है। डिवाइस के पास कोई कंट्रोल फीचर नहीं है। तो हमें कंट्रोल फीचर्स ऐड करने की इच्छा होती है। तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल फीचर्स, तो पहले डायोड के बारे में देखते हैं। डायोड क्या हो जाएगी हमारी। डायोड क्या था, यूनिडायरेक्शनल था, यूनिडायरेक्शनल। जो डिवाइस यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करेगा, एक दिशा में करंट फ्लो करेगा, दूसरी दिशा में करंट फ्लो नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर।
इसका नाम होता है, जो एक दिशा में काम करे। इसीलिए SCR जो आपको पुष्पक सर पढ़ा रहे हैं उसमें सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का नाम आया है। रेक्टिफायर का नाम आते ही SCR यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हो जाता है। यूनिडायरेक्शनल है, यूनिलैटरल है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनता है एक दिशा में अलग बनता है, दूसरी साइड में ग्राफ अलग बन के आता है। ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में आने के पूरी चांसेस रहते हैं इनके। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं इसमें, ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, अनकंट्रोल्ड स्विच। स्विच बोलिए या डिवाइस बोलिए, तो स्विच की दो ही कंडीशन होती है। स्विच आइदर 0 होगा आइदर 1 होगा, यानी कि ओपन है इसकी कंडीशन हो जाती है 0, क्लोज इसकी कंडीशन हो जाती है 1। तो यहाँ भी ये स्विच की तरह काम कर, लेकिन अनकंट्रोल्ड है। 0 और 1 होना इसके हाथ में नहीं है, इसने वोल्टेज लगा दिया, भाई साहब काम कर जाएंगे। ऐसे ही आप पॉइंट्स ढूंढ के रखिए कि डायोड में और कितने कितने पॉइंट्स हो सकते होंगे, इन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन करके रखिएगा यहाँ पे। हाँ, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, और ये डिवाइस जो इनहेरेंटली स्लो होगा, इसके अंदर में रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। जो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस जो होंगे इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक रीजन से उठ के दूसरे रीजन में जाएंगे, पी से उठ के एन में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मिलना जुलना होगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो रिकॉम्बिनेशन वहां पे होगा ही। और ऐसे डिवाइसेस जो होंगे हमारे थोड़ी स्लो डिवाइसेस होंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू आगे देखने वाले हैं। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस, यूनिलैटरल डिवाइसेस, सही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये माइनॉरिटी डिवाइस है। माइनॉरिटी डिवाइसेस जो होंगी वो बाय डिफॉल्ट बाइपोलर डिवाइसेस होंगी। बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर किस लिए हुआ, ये बाइपोलर इसलिए हुआ कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉज करंट। दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों करंट के हिस्सेदारी में भाग लेंगे, यानी कि करंट आई विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। किसी एक के कारण नहीं, दोनों के कारण, जैसे बाइपोलर हो गया। तो जो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होगा वो बाय डिफॉल्ट बाइपोलर ही होगा, ये बात तो आपको मान के चलनी ही है। 1 या 2% में कहीं में एरर आएगी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस लॉ विल वैलिडली थ्रो आउट। बट हमारा जो फोकस रहेगा, हमारा जो फोकस है वो है अनकंट्रोल्ड डिवाइस के ऊपर। अनकंट्रोल्ड है, सो कंट्रोल्ड हमें लेके आना है। तो देखते हैं कंट्रोल कैसे लेके आए साइंटिस्ट ने हमारे। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं एक सिस्टम ऐसा रखूं जिसमें मेरे पास रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना है मुझे, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 ओम्स है, और इस पॉइंट के बाद मैं अपना रेजिस्टेंस बढ़ा के 1000 ओम्स कर देता हूँ। देख रहे हैं, मैंने अपना रेजिस्टेंस जो है वो 100 गुना इंक्रीज कर दिया हुआ है। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए, मैं इन दोनों सिस्टम्स को अलग अलग हिस्सेदारियों की तरफ से इसको मैं स्विच करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पॉइंट ए रहेगा, यहाँ पे पॉइंट बी रहेगा। मैं अलग अलग तरीके से इसको स्विच करूंगा पावर सप्लाई को देने के लिए। यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई अटैच कर देता हूँ, और यहाँ पे R2 हो जाएगी, ये R1 हो जाएगी, और इस स्विच को मैं अपना क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए, मेरे पास 2 प्रकार की सर्किट बनेगी, एक रेड वाली लूप बनेगी और एक मेरी ये ग्रीन वाली लूप बन के आएगी। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं दोस्त यहाँ पे? ठीक, आइए। रेड वाली जो लूप है उसमें अगर आप पावर निकालने की कोशिश करेंगे तो पावर कैसे निकलेगी? आपको क्या करना पड़ेगा, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर बोलेंगे। मैं फोर्सफुली ये चाहता हूं कि दोनों में करंट 1 एम्पियर ही फ्लो करे। ये कैसे 1 एम्पियर फ्लो करवानी है वो मैं भी अपने हिसाब से ट्राई कर लूंगा, या टेक्निक लगाएंगे यहाँ पे। तो करंट आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, और यहाँ पे भी जो मेरी करंट रहेगी, करंट आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर ही मेरे को रखना है। तो बताइए,
जो रेड वाली सर्किट है वहां पे P1 पावर लॉस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 10 ओम एंड दैट विल इक्वल्स टू 10 वाट पावर। दूसरी तरफ जो हमारी सर्किटरी है वहां पे पावर 2 विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है मेरा 1000 ओम्स का है, तो पावर कितना हो जाएगा 1000 वाट का हो जाएगा। ये फंडा सभी को समझ में आ रहा है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है दोस्त? क्लियर हो रही है बात अखिलेश? हाँ, यहाँ पे हमने क्या टेक्निक ली? ओके, गुड गुड गुड। यहाँ पे हमने क्या टेक्निक लगाई दोस्त? हमारी टेक्निक ये कि हमने रेजिस्टेंस जो है हमारा, उस रेजिस्टेंस को हमने चेंज करने की कोशिश करी। रेजिस्टेंस के चेंज करने से हमारा पावर जो देखेंगे आप कि पावर गेन मिल रहा है, गेट पावर गेन। करंट को सेम रखा गया, किसी टेक्निक से करंट को हम सेम रखेंगे, क्या टेक्निक होगी हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे अभी। लेकिन रेजिस्टेंस के चेंज करने से, रेजिस्टेंस ये हमारा था, इसको अगर मैं इनपुट साइड बोलूं, इसको मैं अपना आउटपुट साइड बोलूं, तो इनपुट से आउटपुट जाने में आपने रेजिस्टेंस का ट्रांसफर कर दिया, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ध्यान रखेंगे, लो आर हाई आर, तो लो आर से हाई आर अपने ट्रांसफर किया। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। इन्हीं दो शब्दों को अगर मिला लूं मैं, ट्रांजिस्टर, ये दो वर्ड मिल जाएंगे मेरे को, वर्ड हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ये बुद्धि में बात जा रही है सभी के लिए? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह बढ़ा के रख दिया गया है। इनपुट में लो था, आउटपुट में हाई कर दिया। इस बात को दिमाग में बैठाइएगा, लो इनपुट हाई आउटपुट। इससे क्या हुआ, मेरी पावर गेन बढ़ गई, इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये घटना 1947 में बेल लेबोरेटरीज में शॉकले और उनके साथियों ने सर्च करके लाए थे। काफी सारे इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, विलियम शॉकले थे, डब्ल्यू.एच. ब्रेटिन थे, जॉन बार्डीन करके थे। बेल लेबोरेटरीज में ये लोग काम करते थे। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बेल लैब्स एंड शॉकले, बार्डीन, हाँ, एंड ब्रेटिन, इन साहबों ने ढूंढ के लाए थे। तो 1947 में सिर्फ देश ही आजाद नहीं हुआ था, एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी आया था। इसलिए 1947 दिमाग में बैठा के रखिएगा, 1947 देश आजाद हुआ था, 1947 में ट्रांजिस्टर का भी आविष्कार हुआ था। और ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बदल के रख देने वाली थी, क्योंकि अब हमारे पास एक कंट्रोल फीचर आ जाए। कंट्रोल फीचर कैसा रहेगा कि जो आप स्क्रीन पे ए और बी को देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम कंट्रोल का फीचर इन्वॉल्व करने वाले रहेंगे। इन दोनों के साथ ही हमारी पूरी की पूरी कहानी बनते जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अभी हम ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे। साइंटिस्टों ने ऐसा बोला कि कंट्रोल फीचर लाने के लिए बीच में एक हिस्सा हम जोड़ देते हैं। ठीक, इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए थे, ये तो मैं लिख देता हूँ। दो हिस्से थे, सैंडविच किया गया हिस्से को। एक हिस्सा P, N और P अगर रखा गया तो दूसरा टाइप का डेवलपमेंट जो था वो था N, P और N का। बीच के रीजन मोटे पतले बनाए गए, हम देखेंगे। तो इसको सैंडविच स्ट्रक्चर था, एक तरीके का सैंडविच स्ट्रक्चर, बीच में मैनेज करके रखने के लिए। हम आगे देखते हैं इसमें कहानी क्या जाएगी, किस तरीके से कहानी बन के आएगी। तो जो PNP था उसको हम PNP टाइप ट्रांजिस्टर बोलेंगे, PNP टाइप ट्रांजिस्टर। और NPN वाला है तो उसको NPN टाइप ट्रांजिस्टर बोल रहे होंगे। इसका कहानी आप जानते ही हैं। अभी हम पूरा का पूरा फोकस NPN पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं NPN समझा दूंगा, मेरे हैंडआउट्स को पढ़ के आप PNP समझ लीजिएगा। हालांकि ये चीज आप बचपन में पढ़ भी चुके हुए हैं। NPN, NPN में मेरे पास दो N लेयर्स आती हैं, और हमने पहले ही आपको बता रखा है कि N लेयर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ग्रेटर देन होती है होल्स की मोबिलिटी से। मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाने की ताकत। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और होल्स उतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं। तो अगर मेरे पास दो n लेयर्स हैं विद रेस्पेक्ट टू दो p लेयर्स के, यहाँ पे p, यहाँ पे n, यहाँ पे p, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले npn स्ट्रक्चर में मेरे को मोबिलिटी ज्यादा मिलेगी और इसीलिए इंडस्ट्री में npn ज्यादा प्रेफर किया जाता है pnp की अपेक्षा। ये रहा मेरा पहला रीजन, ड्यू टू मोबिलिटी। दूसरा रीजन जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि हमारी जो बायसिंग करते हैं उसमें npn में पॉजिटिव रखते हैं और pnp में निगेटिव बायसिंग दिखती है हमें। इस प्रेफरेंस को भी लेते हुए हम npn ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा नहीं कि pnp इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होता है। बट अगर दोनों में से चुनने का मौका मिले कि आप क्या लेना चाहोगे तो 90% हम npn ही सिलेक्ट करके रखेंगे। तो दो रीजन याद रखिएगा। पहला रीजन रहेगा कि इसमें दो n लेयर्स आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे, मोबिलिटी ज्यादा मिलती है। दूसरा रीजन कि npn में बायसिंग करते टाइम हमें पॉजिटिव डायरेक्शन दिखता है और pnp में बायसिंग करते टाइम नेगेटिव डायरेक्शन दिखता है। इसको ध्यान में लेके चलेंगे। आइए अब हम सारा फोकस npn पे रखेंगे, उसी तरीके से pnp आपको समझ लेना होगा। कहानी रहेगी हमारे पास, ठीक, यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं फिर देखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर उसी तरीके से क्रिएट होगी जैसे हमने डायोड को क्रिएट करके रखा हुआ था कि एक लेयर क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर फिर डिफ्यूजन प्रोसेस करेंगे, फिर इचिंग प्रोसेस जो हमने पहले लेक्चर में समझाया था डायोड को जनरेशन के टाइम, तो वही सब रहेगी। ये लेयर हो जाएगी n की, ये p की और ये n की। इस लेयर में जो पहला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एमीटर लेयर, EMITTER। एमीटर यानी कि एमिट करेगा, चीजों को बाहर जाने देगा। एमिट करने वाला यानी कि रिलीज करने वाला या बाहर जाने देने वाला, बाहर जाने देने वाला। बीच का जो लेयर होता है वो होता है बेस लेयर। बेस जैसे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट आपने पढ़ रखी थी उसी तरीके से रहेगा, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम। और जो लास्ट लेयर होती है वो होती है कलेक्टर लेयर। यहाँ पे आउटपुट कलेक्ट किया जाएगा, आउटपुट कलेक्ट करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो बीच वाला लेयर है जो इसको हम बोलेंगे बेस लेयर। ये जो बेस लेयर है वो बहुत पतला बनाया जाता है, पतला और लो डोपिंग का। यानी कि अगर यहाँ पे n प्लस है, यहाँ पे भी n प्लस है, तो ये p ही रहेगा, इसको n प्लस रखते हैं, n डबल प्लस। तो एमीटर लेयर ज्यादा डोपिंग होती है, सबसे चौड़ा यही होता है। एमीटर लेयर लार्जेस्ट, हेवीली डोप्ड, HAVILY, हेवीली, जो भी स्पेलिंग है, हेवीली डोप्ड। इसको सबसे ज्यादा डोपिंग करके रखेंगे और सबसे बड़ा भी इसको ही रखेंगे। मेरा जो बेस लेयर रहेगा उस बेस लेयर को हम पतला बनाएंगे और लो डोपिंग वाला भी इसको रखते हैं हम लोग यहाँ पे। कलेक्टर लेयर नॉर्मल डोपिंग रहेगा, नॉर्मल लेंथ का रहेगा। जो रेशियो हम कहते हैं कि भाई इसका साइज का रेशियो क्या रहेगा, तो जो टोटल विड्थ अगर ली जाए, यानी कि टोटल विड्थ अपॉन बेस विड्थ किया जाए, यानी ट्रांजिस्टर की पूरी लंबाई और बेस की लंबाई करेंगे इसको, तो अगर ऊपर वाला 150 का है तो नीचे वाला 1 का ही रहेगा। उसमें वो माइक्रो और मिली इंच में आप समझ जाइए, 0.15 इंच का रहेगा तो 0.001 इंच का ये हो जाता है। इसे कहानी बहुत पतला ही बनाते हैं, तो 150 रेशियो जितना पतला ये होता है। और डोपिंग आपको बता ही दी गई है। बेस लेयर को पतला क्यों बनाते हैं, डोपिंग कम क्यों रखते हैं, और थोड़ी देर में अभी आपको आगे क्लियरेंस आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए, ये मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके आगे बढ़ रहा हूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब देखिए इसकी हम कहानी, ट्रांजिस्टर क्यों बोला वो आ गया, बीजेटी क्यों बोलेंगे वो भी थोड़ी देर में क्लियर करते हैं। ये हमारे पास रहा, इस लेयर को हम बोलेंगे एमीटर लेयर, ई फॉर एमीटर, बी फॉर बेस, सी फॉर कलेक्टर।
ये वाला है n लेयर, ये वाला है मेरा p लेयर और ये वाला है n लेयर। आप देख रहे होंगे n लेयर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर के रूप में बैठे हुए हैं, p लेयर में होल्स फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में बैठे हुए हैं, और वापस से जो कलेक्टर लेयर है n लेयर, उसमें भी फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। हमने क्या बोला था कि इनपुट साइड में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, R इनपुट क्या होगा, लो, R आउटपुट क्या होगा, हाई। तो इससे पूछा जाए, कौन दिख रहा है, इलेश आप बताइए दोस्त कि जो मेरा E और B रीजन है, यानी कि ये वाला रीजन जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला रीजन है, इन दोनों को टंगड़ी को पकड़ लिया जाए और यहाँ से मैं इनका बायसिंग करना अगर सोचूं, इनके बीच में वोल्टेज देना है ताकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस लो हो जाए, तो मुझे यहाँ पे पोलैरिटी वोल्टेज की क्या रखनी होगी, एमीटर पे पॉजिटिव रखूं या बेस पे पॉजिटिव रखूं? इलेश? यस सर। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे अभी कि ये जो इनपुट साइड हम लेके चल रहे हैं एमीटर और बेस वाला, जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया हुआ है और बीच का रीजन मैंने रेड सर्किल में बनाया है, वहां पे मुझे क्या रखना है, लो रेजिस्टेंस रखना है, जिसकी हम बात पहले कर चुके थे जब ट्रांजिस्टर कंसेप्ट बता रहे थे। ये लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में हम ट्रांसफर करते थे, इसलिए इसको ट्रांसफर रजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर बोल रहे थे। तो इनपुट में लो रेजिस्टेंस, आउटपुट में हाई रेजिस्टेंस, ये हमने बात बोली। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको जो NPN ट्रांजिस्टर दिखाया जा रहा है, उसमें मैंने येलो कलर से जो शेडिंग किया है, उस शेडिंग में और बीच की जो रेड सर्किल है उसमें हमें रेजिस्टेंस लो रखना है। तो एमीटर पे पॉजिटिव रखूं या बेस पे पॉजिटिव रखूं? कहाँ पे पॉजिटिव रखूंगा तो रेजिस्टेंस लो होगा? सर एमीटर पे। एमीटर पे पॉजिटिव, एमीटर पे पॉजिटिव रखें तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा? नहीं सर। नहीं सर, कहाँ रखना होगा? बेस पर। बिल्कुल सही बात है, बेस। एमीटर पे बिल्कुल सही दोस्त, बेस पे पॉजिटिव रखेंगे, एमीटर पे नेगेटिव। क्यों रखेंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्लीज ध्यान दो बच्चा। यहाँ पे कहानी क्या हो रही है कि अगर आप कलेक्टर वाले हिस्से को भूल जाइए और आप सिर्फ इस येलो शेडिंग वाले हिस्से को अपने ध्यान में बैठा के रखेंगे, अगर आप ये वाले हिस्से को, तो ये एक डायोड की तरह काम कर रहा है, जिसमें बीच में ब्लू कलर का एक डिप्लीशन लेयर भी यहाँ पे हमने बना दिया हुआ है। अब ये डिप्लीशन लेयर डायोड की तरह काम कर रहा है। हमें पता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उसमें करंट फ्लो करता है, करंट ग्रेटर देन जीरो ना, करंट ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एनोड यानी कि पी टाइप को पॉजिटिव करते हैं, कैथोड या एन टाइप को हम लोग निगेटिव वोल्टेज से अटैच करते हैं। इसको तो हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव। तो जो हमारा बेस वाला रीजन है पी, उसको जब आप पॉजिटिव रखेंगे और कलेक्ट एमीटर रीजन को आप निगेटिव रखेंगे, तब ना यहाँ पे एन वाले रीजन पे हमने निगेटिव रखा, पी वाले रीजन पे पॉजिटिव रखा, तब जाके ये मेरा सिस्टम जो रहेगा वो फॉरवर्ड बायस्ड हो पाएगा। और फॉरवर्ड बायस्ड होते ही क्या होगा, डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे मैं नीचे अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ से ये करंट जाएगा और करंट जो होगा ऊपर में कुछ हिस्सा है वो लेके चला जाएगा, ऐसे होगा ना। आपने यहाँ से जो करंट फीड करी होगी, ये स्ट्रक्चर यूं लेके चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यहाँ से आई एमीटर करंट दिया गया और वो करंट थोड़ा सा बेस में चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सभी को जो मैंने लिखा है यहाँ पे? यस सर। यस सर। गुड। हम पॉजिटिव चार्जेस का ही फ्लो लेके चल रहे हैं करंट के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, फॉरवर्ड बायस करते टाइम क्या होगा, दो तीन बातें दिमाग में बैठा लीजिए दोस्त। फॉरवर्ड बायस जब करते हैं, हम यहाँ पे बीच में ही लिखता हूँ, हम जब फॉरवर्ड बायस करेंगे और जब रिवर्स बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस करते टाइम पे क्या होता है, मेजॉरिटी चार्जेस मूव करेंगी। मेजॉरिटी मूव कैसे मूव करेंगी, यहाँ पे माइनॉरिटीज मूव करती हैं। माइनॉरिटी मूव, मेजॉरिटी कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, अपने से दूसरे वाले लेयर में, यानी कि n के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे p में, और जो p के होल्स होंगे वो मूव करेंगे n में।
बात समझ में आ रही है? तो जो मेजॉरिटी है, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में बैठा हुआ था वो पी में मूव कर जाता है, और पी में होल्स मेजॉरिटी में बैठे हुए थे वो एन में मूव कर जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी जो होंगी अपनी पार्टी बदल लेंगी। रिवर्स बायस में उल्टा होता है, यहाँ पे अगर पी है, यहाँ पे एन है, पी में होल्स होते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दो होल्स होंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा, यहाँ पे पॉजिटिव लगा, रिवर्स बायस किया है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा कि जो पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके एन में आएंगे, और जो एन के होल्स हैं वो जंप करके पी में जाते हैं। तो माइनॉरिटीज जो होंगी वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करते हैं। मूव करने का मतलब है कि क्रॉसिंग डिप्लीशन लेयर, क्रॉसिंग डिप्लीशन लेयर। तो पॉजिटिव बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगी वो डिप्लीशन लेयर को कूद के दूसरे हिस्से में चली जाएंगी। रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगी वो डिप्लीशन लेयर को कूद के दूसरे के बाउंड्री में चली जाएंगी। ये बात बुद्धि में बैठा लीजिएगा, ये ब्रह्म वाक्य होगा आपके लिए, ये कभी भी फेल नहीं करने वाला है और बहुत बहुत काम आने वाला होगा। जितनी बार इसको स्टार बनाना उतनी बार स्टार बना लेंगे। नाउ हमने यहाँ पे कर रखा है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन रीजन, क्योंकि ये एन रीजन है, यहाँ पे पी रीजन है, तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन बाउंड्री को कूद के उधर चले जाएंगे, ये सारे के सारे कूद फांद करके डिप्लीशन लेयर में जाएंगे। और उल्टा क्या होगा, जो होल्स होंगी उस साइड की जो होल्स होंगी वो कूद के इधर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? किसी को भी डाउट इसमें? देवांशु क्लियर हो रही है दोस्त? यस सर, यस। ओके गुड। हाँ नहीं समझ में नहीं आए तो नो सर बोल रहे हैं, समझ में आए तो यस सर बोल रहे हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए। अब इस घटना से आप क्या देखेंगे कि हमने बेस लेयर को तो पतला बनाया था और बेस लेयर में डोपिंग भी कम कर रखी थी। तो पतला बनाने से और डोपिंग कम कर देने से बेस रीजन में होल्स की संख्या यानी कि पी टाइप का जो अभी हम लेकर चल रहे हैं उसमें होल्स की संख्या काफी कम है, और एन टाइप यानी कि एमीटर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा है। तो क्या घटना घटेगी, पी में एक समय ऐसा हो जाएगा कि होल्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे, यानी है वो रीजन पी का, मेजॉरिटी है उसमें होल्स, लेकिन घटना ऐसी घटेगी कि हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि कोई गर्ल्स कॉलेज है, संडे के दिन वहां पे 4-5 गर्ल्स काम करने गई हुई हैं, कुछ अपना प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, या फिर लड़की आधे लड़के घर पे छुट्टी पे हैं, लेकिन वहां से कोई रैली या प्रोसेशन निकल रही है, उस प्रोसेशन में लड़के बहुत ज्यादा हैं और वहां पे ठहरने के लिए आ जाते हैं। तो है वो गर्ल्स कॉलेज, मेजोरिटी वहां पे लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन किसी कारणवश वहां पे उस समय लड़कियों की संख्या कम है और बाहर से लड़के ज्यादा उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही होगी। वही कहानी यहाँ पे हमें अभी देखने को मिलेगी कि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन ह्यूज क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉन्स ह्यूज क्वांटिटी में क्यों आए? क्योंकि आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर रखा था। फॉरवर्ड बायस करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट फ्लो करती है। तो करंट फ्लो करी, चार्जेज मूव किए, रेजिस्टेंस कम था, और इस घटना से बेस रीजन पतला भी था, बेस रीजन की डोपिंग भी कम कर रखी थी। तो इन सारे चीजों को मिला जुला के बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हाई हो गई। यहाँ तक कहानी सभी के लिए क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, हम इसकी प्रोसेस को नीचे बार फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए ताकि सहूलियत रहेगी। ये है मेरा ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा, बेस रीजन को हमने पतला बना रखा हुआ है। यहाँ पे एन रीजन, ये पी रीजन, ये एन रीजन, इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया था। तो एन को नेगेटिव, पी को पॉजिटिव, दैट वाज फॉरवर्ड बायस, रेजिस्टेंस लो, करंट हाई। ठीक है, हालांकि ये वोल्टेज जो हम दे रहे होंगे वो लो वोल्टेज दे रहे होंगे। वोल्टेज जो होगा इन दी रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्ट ही दे रहे हैं। मुझे तो सिर्फ इसको फॉरवर्ड बायस ही करना था, ज्यादा वोल्टेज में नहीं दे रहा हूँ। अब इस रीजन में हमें क्या करना था जरा बताइएगा आप अभी हमें। हालांकि पी में होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, लेकिन अभी जो घटना घटी होगी उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अमाउंट में बैठ गए होंगे
और एन वाले रीजन में जो डोपिंग ज्यादा ही है वहां पे होल्स एक दो बैठे तो होंगे, यहाँ भी होल्स बैठे होंगे। ठीक है, रेड कलर से माइनॉरिटीज ड्रॉ की गई हैं, ब्लू कलर से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मैंने ड्रॉ कर रखा हुआ है। अभी यहाँ पे बताइए दोस्त कि जो सेकेंड रीजन है जिसको मैं येलो कलर से फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ और मेरा रीजन पलट गया हुआ है, मेरे पास ये वाली बाउंड्री आ गई है। कौन जवाब देगा? लाइन पे कौन है? कविशा है लाइन पे। कविशा रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। कविशा ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं। नेक्स्ट। यस सर। अरे गुड। हाँ, ये जो येलो कलर से मैंने स्क्रीन पर हाईलाइट कर रखा है बेटा, अब मेरे पास नया डायोड बन गया है पी और एन। पहले मेरे पास एमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो पहले ईबी एमीटर और बेस वाले रीजन को हमने सेलेक्ट किया था, उसको फॉरवर्ड बायस किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस कम रखना था। अब मैं बेस और कलेक्टर वाले रीजन को लेकर चलता हूँ, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस को हाई रखना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कलेक्टर वाले रीजन पे पॉजिटिव लगाऊं या बेस वाले रीजन पे पॉजिटिव लगाऊं तो मेरा रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई करने का मतलब होता है रिवर्स बायस करना है। बताइए क्या किया जाएगा? कलेक्टर में पॉजिटिव। कलेक्टर में पॉजिटिव। गुड बेटा जी। इससे क्या हुआ कि एन वाला जो रीजन था उसको आपने पॉजिटिव से जोड़ दिया और जो पी वाला रीजन था उसको आपने निगेटिव से जोड़ दिया। इससे हो गया रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्जेस मूव करती हैं। कहाँ? डिप्लीशन लेयर को कूद फांद के जाती हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एन में माइनॉरिटी चार्जेस कौन सी हैं? होल्स हैं। और पी में जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इधर आ जाएंगी और होल्स जंप करके उधर चले जाएंगे। यही होता है। लेकिन अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस नहीं किया होता, किसको? एमीटर और बेस को। इसको अगर फॉरवर्ड बायस नहीं किया होता तो फॉरवर्ड बायस नहीं करने से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद ही नहीं होते। बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते तो आप अपने कलेक्टर और बेस वाले रीजन को, यानी कि आउटपुट वाले रीजन को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कुछ भी कर लेते, चार्जेज फ्लो ही नहीं हो रहे होते मेरे। ये बात समझिएगा ना। अब हम ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए इधर जो वोल्टेज रहेगी, आउटपुट वोल्टेज, उसको हम रखेंगे इन द रेंज ऑफ 15 to 25 वोल्ट रखेंगे। हालांकि यहाँ पे आई रिवर्स बायस वाली करंट फ्लो होगी, बट दैट विल बी ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट क्यों होगा? क्योंकि अब एग्जांपल के लिए फिर से वही समझाता हूं कि जब कॉलेज की गेट खोली जाएगी, प्रिंसिपल मैडम बोलेंगे कि चलो सभी आ जाओ, तो क्या होगा कि बाहर से जो गर्ल्स होंगी वो हॉस्टल या कॉलेज के अंदर आ रही होंगी। दैट विल बी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। और बाहर लड़कियां जाएंगी नहीं क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है। लेकिन जो कंडीशन हमने उलट दी थी, उस दिन संडे था या छुट्टी जो भी रहा होगा, लड़कियां कम थी हॉस्टल के या कॉलेज के अंदर में, लड़के वहां पे ज्यादा रुके हुए थे। फिर जब भगाने के लिए बोला जाएगा तो कौन भागेगा? लड़के ही भाग रहे होंगे। यानी कि जो माइनॉरिटी थे, गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स कॉलेज में लड़के माइनॉरिटीज माने जाएंगे और वहां से उनको भगाया जाएगा। तो एक बंच ऑफ अमाउंट, उस गेट से बाहर निकलने वाले लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होगी स्पेशल कंडीशन में। वही यहाँ पे भी स्पेशल कंडीशन है। यहाँ पे है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दीज आर माइनॉरिटीज ओनली, माइनॉरिटी, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा, यानी कि क्वांटिटी हाई है इनकी। और क्वांटिटी हाई होने के कारण इस करंट को भी ये हाई बना देते हैं। ये बात समझ में आ रही है सभी के लिए? किसी को भी डाउट इसमें दोस्त? निशा क्लियर है दोस्त? यस सर। ओके गुड। ये हमारा कंसेप्ट रहा ट्रांजिस्टर का। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि करंट जो फ्लो हो रही है वो दोनों के कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी, होल्स के कारण भी। पहले एमीटर वाले रीजन से इलेक्ट्रॉन्स उठ के गए मेरे पी रीजन में और पी रीजन से होल्स उठ के गए एन रीजन में। उसके बाद फिर से एन वाले होल्स, जो कलेक्टर वाले होल्स हैं, वो उठ के चले गए मेरे बेस रीजन में और बेस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स उठ के चले गए कलेक्टर रीजन और वहां से फिर कलेक्ट कर लिए जाएंगे। यानी कि the electrons will flow like this and this collector current will be flowing like this। ऐसा मेरा कलेक्टर करंट
फ्लो कर जाएगा। तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या हुआ ग्राफ कि यहां से एमीटर के इलेक्ट्रॉन होल्स आए थे और वो आने के बाद वो थोड़े से चले गए थे बेस में, और यहां से मेरे पास आ रही है कलेक्टर की करंट। दिस इज आई कलेक्टर, दिस वाज आई बेस एंड दिस वाज आई एमीटर। हम क्या लिख सकते होंगे, हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, वो लाइन मैं कहाँ लिखता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई एमीटर इज इक्वल्स टू आई बेस प्लस आई कलेक्टर। ये लाइन आपके लिए ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य, इसको आप भूलेंगे नहीं, ये हमेशा 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 वैलिड रहेगा। एमीटर करंट विल बी इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये बात सभी को समझ में आ रही है ना दोस्त, किसी को भी डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को भी डाउट है तो पूछिए दोस्त अभी। इलेश क्लियर है दोस्त? यस सर। ओके गुड। तो ये हमारे पास कहानी रही। अभी इस कहानी में हम उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं। अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन देखा था यहाँ पे, इसमें हमारा बेस का रीजन दोनों साइड कॉमन था, इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले वाला जो था हमारे पास था COMMON कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये ऊपर वाला जो हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, दिस इज आवर, ये जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखते हैं इसमें क्या कहानी रहेगी। हमारा नीचे वाला एमीटर रहेगा, दिस इज आवर एमीटर रीजन, बीच वाला हमारा बेस रीजन है और ऊपर वाला हमारा कलेक्टर रीजन है। कलेक्टर कौन से टाइप का है? एन टाइप का है, बेस ई टाइप का है और एमीटर वापस से एन टाइप का है। अब हमें इसको फॉरवर्ड बैक करना है। एमीटर कॉमन है तो इनपुट साइड हो जाएंगी मेरी ये वाली और आउटपुट साइड हो जाएगी मेरी ये वाली। तो जो येलो वाला इनपुट साइड है उसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना होगा रेजिस्टेंस कम रखने के लिए, जो हम पहले डिस्कस करते हैं उसी चीज को ही। बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, और एमीटर निगेटिव है तो निगेटिव को निगेटिव से जोड़ के इसको हमने कर दिया फॉरवर्ड बायस। यहाँ से कहानी क्या होगी, बेस के अंदर करंट जा रही होगी, इसको हम बोलेंगे आई बेस करंट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उल्टा हमारे पास क्या है, ब्लू वाला, यानी कि आउटपुट रीजन है। आउटपुट रीजन को भी देखते हैं। आउटपुट रीजन में हमें रेजिस्टेंस हाई रखना है हमें, तो एन वाले रीजन को क्या करेंगे, पॉजिटिव, और एमीटर वाला जो रीजन है उसको हम कर देंगे एन से यू, निगेटिव से जोड़ देंगे। यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगी, कलेक्टर करंट ऊपर से नीचे आएगी, इसको हम बोलेंगे आई कलेक्टर, और ये दोनों करंट मिल के हमारी एमीटर में चली जाएंगी, इसको हम बोलेंगे आई एमीटर। यहाँ भी वही चीज वैलिड रहेगी, आई एमीटर इज इक्वल्स टू आई बेस प्लस आई कलेक्टर। यहाँ तक बात सभी के लिए क्लियर है? यहाँ भी वही घटना घट रही होगी। यहाँ पे जैसे ही आप आई बेस फ्लो करवाएंगे, जो मैंने रेड कलर से शेडिंग किया हुआ है, इसको हटा ही देता हूँ मैं, जो ब्लू लाइन खींच रखी है बीच में, ब्लू डिप्लीशन लेयर, वो पहले ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक करते ही बेस का जो रीजन है पी रीजन, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे, और एन रीजन है पहले से इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। ये पूरा का पूरा जो रीजन रहेगा, जिसको मैं अभी ब्लू कलर से हल्का शेड कर देता हूँ, ये पूरा रीजन इलेक्ट्रॉन्स का भरपूर रीजन हो जाएगा, बिकॉज डिप्लीशन लेयर तो हो रहेगी नहीं ना, फॉरवर्ड बायस करते डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी, और ऊपर वाले लेयर में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पूरा का पूरा एक जत्था मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करने शुरू हो जाएंगे, और करंट उसके उल्टे दिशा में फ्लो करना चलेगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यही फ्लो ऑफ चार्जेस रहेगा इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए दोस्त। जिस तरह से हमने कॉमन बेस देखा, उसी तरीके से कॉमन एमीटर भी होता है, और उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर भी होता है, पर कॉमन कलेक्टर का ज्यादा यूज होता नहीं है, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, हैंडआउट्स आपको भेज दी गई हुई है। हमारा फोकस यहाँ पे सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझना है कि काम कैसे करता है। आपने पढ़ चुके थे, पर इसको मैं ब्रीफ करा रहा हूँ। दीपक, रोल नंबर 7 क्लियर है दोस्त? कोई डाउट इसमें?
जलधि क्लियर है दोस्त? यस सर। कोई डाउट इसमें अभी तक? नो सर। ओके ठीक है। अभी तक यहाँ पे हमने देखा, एक चीज का जरा सा गौर फरमाइए, ऊपर हमने क्या बातें करी थी जब हम ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस की कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने करंट को सेम रखा था, इनपुट करंट 1 एम्पियर थी तो आउटपुट करंट को भी 1 एम्पियर रखा था, और हम यही कहानी यहाँ पे भी फ्लो कराना चाहते हैं। जब हमने इसमें कॉमन बेस वाले में कहानी समझी, तो एमीटर से जो चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे, वो होल में जा रहे थे, यानी कि पी वाले रीजन में, बेस वाले रीजन में जा रहे थे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमीटर जाएंगे बेस रीजन में, तो होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे। तो यहाँ पे घटना क्या हो रही होगी? यहाँ पे घटना हो रही होगी रिकॉम्बिनेशन की। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिल रहे होंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। जैसे कि मेरे केबिन में इलेश बैठा होगा, उसको मैं बोलूंगा कि चलो तुम गेट तक जाके पहुंचो, वहां पे कुछ काम करना है। अगर ये बॉयज कॉलेज होता, सिर्फ लड़के ही होते, तो इलेश को तकलीफ नहीं होती, सीधे यहाँ से निकलता, चुपचाप से अपने कॉलेज गेट तक पहुंच गया होता। लेकिन ये भी ये क्या है कि कोएड कॉलेज है, तो इलेश जैसे निकलेगा तो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के आधार पे, ये नहीं कहा जा रहा कि इलेश ऐसा करता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। एक लड़का है तो नेचुरल कंडीशन रहती है लड़कियों को देखने की, तो क्या काम करेगा? लड़कियों से मिलता जुलता जाएगा, टाइम वेस्ट करता पहुंचेगा, सही समय पे नहीं पहुंच पाएगा। अगर कॉलेज के अंदर में 10 लड़कियां होती, एक ही इलेश होता, तो इलेश गेट तक पहुंचता ही नहीं, पहले ही रिकम्बाइन कर लेता, पेयर बन जाता, कैंटीन में बैठा होता। लेकिन अगर मैं अपने केबिन से 10 लड़कों को भेजूं और कॉलेज के अंदर एक ही लड़की होती, तो एक से रिकम्बिनेशन हो जाता और बाकी के 9 तो पहुंच जाते ना गेट तक में। तो वही कहानी हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो बेस रीजन है मेरा, उसमें हमने होल्स कम रखे हैं, एमीटर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रखे हैं। तो जो एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स बेस में जाएंगे, वो सारे के सारे रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे, सिर्फ 1% या 0.01% जो होंगे वही रिकम्बाइन होंगे। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो चार्जेज है, 99.99%, 99.99% जो चार्जेज होंगे वो मेरे कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, यानी कि बेस में रिकम्बाइन नहीं होंगे। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो एक नई ब्रह्मवाक्य यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। पहला ब्रह्मवाक्य वो था। दूसरा कहानी ये होगी कि जो बेस करंट होगी वो बहुत 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 कम होगी मेरे एमीटर करंट से। तो क्या हो जाएगी? बाकी की करंट कहाँ जाएगी? कलेक्टर में जाएगी। तो आई कलेक्टर करंट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू आई एमीटर करंट। ये दो ब्रह्मवाक्य आपको खोपड़े में बैठा लेने हैं। अगर मेरी एमीटर करंट और कलेक्टर करंट जो होगी वो मिली एम्पियर्स में होगी, तो मेरी जो बेस करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर्स के आसपास में होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, माइक्रो एम्पियर में भी करंट तो जा ही रही है, जीरो करंट नहीं है, बिकॉज देयर आर चार्जेस दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम बेस रीजन टू एमीटर रीजन और वाइस वर्सा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि चार्जेस स्टिल आर फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग बट इन लो अमाउंट। करंट अभी फ्लो हो रही है बट काफी कम अमाउंट में है, मिली एम्पेयर में नहीं भी होगी। और हम कंपेरिजन के लिए भी ले ले, ये अगर 100 या 1000 मिली एम्पियर होगी तो ये 1 मिली एम्पियर के आसपास बैठी होगी, ऐसा आप मान के चलेंगे। बट रहेगी, रेशियोज में कंपैरिजन रहेगा, पूरी की पूरी खत्म नहीं हो जाने वाली। इस बात को ध्यान लेके चलेंगे आप, ठीक है? यहां तक बात सभी के लिए क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट चीज, चूंकि इसके करंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण था, इसीलिए इस डिवाइस को हम बोलेंगे बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर डिवाइस, इस बाइपोलर डिवाइस से बाइपोलर उठा लेता हूं, और यहाँ पे दो जंक्शंस बन रहे थे, जंक्शन 1, जंक्शन 2, और ये जंक्शंस पे ही सारा काम हो रहा है। एक जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस करते हो, दूसरे जंक्शन को आप रिवर्स बायस करते हो, और इसी का एक खेल चलते रहता है। कॉमन बेस वाले में भी यही दो जंक्शंस बन के आ रहे थे, और एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ता था, दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ता था, जिसका नाम पूरा हो जाएगा, बाइपोलर से बाइपोलर ले लिया। जंक्शन पे काम चल रहा है तो जंक्शन लिख लेंगे, और चूंकि ये ट्रांजिस्टर था, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस कर रहा था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रांजिस्टर। इट विल बी टर्म्ड एज BJT। फुल फॉर्म भी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, और यकीन मानिए कई बच्चे गलती करते हैं। BJT का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कई बच्चे गलत लिख के आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे BJT का है
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आपसे कंपनीज के वाइवा से इंटरव्यू से पूछा जाता था कि बीजेटी को बीजेटी क्यों बोलते हैं, बाइपोलर का मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, तब आप तक एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। तो बीजेटी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम। ये कंट्रोल्ड हो चुका है। अब कंट्रोल्ड कैसे हो गया है, जैसे कि मैं फॉरवर्ड बायस या रिवर्स स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे कॉमन एमीटर का स्ट्रक्चर अब लेके चलेंगे। हाँ, दूसरा मैंने पॉइंट बोला था कि एनपीएन ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता था। देखिए ये एन है, ये पी है, एन है। दूसरी कहानी ये है कि कॉमन बेस में जो मुझे करंट गेन मिलता है वो ज्यादा नहीं मिलता है, वो कम मिलता है। कैसे कि जो एमीटर से करंट जा रही है उसका कुछ हिस्सा बेस में चला गया और कुछ हिस्सा कलेक्टर में जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना दोस्त कि कलेक्टर में जो करंट पहुंच रही होगी वो करंट एमीटर करंट से कम करंट रही होगी, 0.99% रही होगी। यानी कि आपको करंट में गेन नहीं मिला, थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन जब कॉमन एमीटर की बात करेंगे उस कहानी में हमें गेन 400-500 टाइम्स ज्यादा मिल के आ जाता है। वो कैसे आता है हैंडआउट्स में है और इस कहानी का फोकस इस पे नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि कॉमन एमीटर में गेन ज्यादा मिलता है। उसको हम बीटा से बोलेंगे। बीटा इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का गेन मिलता है। तो हम कॉमन एमीटर में ही सर्किट को फ्लो करवाना चाहते हैं, हम इसी कंडीशन में रखना चाहते हैं क्योंकि गेन ज्यादा मिलता है। और दूसरा एनपीएन क्यों रखा, क्योंकि मोबिलिटी ज्यादा रहती है। इसकी बायसिंग आप देखे तो बायसिंग आपने ऐसे करी थी इसकी। इसमें आप देखेंगे कि दोनों वोल्टेज बेस एंड एमीटर, जो बीच में बेस था, एंड वोल्टेज कलेक्टर एंड एमीटर, बोथ आर पॉजिटिव वोल्टेजेस। इस पॉजिटिव वोल्टेज के कारण ही हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर मोड में ज्यादा इस्तेमाल करने का इच्छा रखते हैं। ये कहानी ध्यान में रखेंगे। ये कोई पागल बंदा बैठा होगा इंटरव्यू में तो आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि हम कॉमन एमीटर ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं, एनपीएन ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे तो आपकी नौकरी पक्की होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसको। नाउ ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ लाइनें। कंट्रोल्ड है क्योंकि आपने क्या कर रखा है, बेस एमीटर वोल्टेज को कंट्रोल किया। बेस एमीटर वोल्टेज लो वोल्टेज रहेगी और ये वोल्टेज हाई वोल्टेज रहेगी, हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज में हम लो करंट फ्लो करवा रहे हैं। आपको पहले बोला कि बेस में थोड़ा सा करंट दे रहे हैं और आउटपुट में ज्यादा करंट लेके हम काम कर रहे हैं। उसी कारणवश ये हमारे पास गेन मिलेगा। तो कंट्रोल्ड तो है ही। कंट्रोल्ड कैसे कर रहे हैं आप इसको, बेस करंट से। सर यानी कि ये डिवाइस, बोलो सर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो बैटरी की पोजीशन है वहाँ पर कंफ्यूजन है, ये से समझे। वहां पे अच्छा बैटरी के पोजीशन में दिक्कत आ रही, बैटरी ऐसा क्यों रखा है ऐसा, बोलो जी बोलो सर, बोलो। जी ओके सर, ठीक, उसमें ओके कंफर्म। ठीक, मैं समझाता हूँ। इस स्पेस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं। एक नया फ्रेश पेज ही ले लेता हूँ बीजेटी के लिए। चलो एक फ्रेश पेज, यहाँ पे मैं इस पेज पे ऐड कर दूंगा बाद में यहाँ पे। ठीक, हमारे पास में कॉमन एमिटर ये कॉन्फ़िगरेशन, ये स्क्रीन पे तो दिख रहा है ना दोस्त। जी सर, हाँ जी। ये हो गया। ये है पी टाइप जिसको हम बोलेंगे बेस, ये एन टाइप जिसको हम बोलेंगे कलेक्टर, और ये भी है एन टाइप जिसको हम बोलेंगे एमीटर। हमारे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो एमीटर जो रहने वाली है वो दोनों बाजू कॉमन रहने वाली होगी, दोनों साइड इसको कॉमन रखेंगे, यानी कि इनपुट साइड भी आउटपुट साइड भी। ये हमारी है इनपुट साइड, ये हमारी है आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में हम ये हिस्सा लेके चलेंगे, इनपुट साइड में हम ये वाला हिस्सा लेंगे, क्योंकि बेस को ही हम इनपुट में कंसीडर करेंगे। बेस विल ऑलवेज बी इनपुट, बेस इनपुट में तो रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ, सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर जिसको बोलेंगे COMMON कॉमन EMITTR, यानी कि एमीटर दोनों बाजू कॉमन रहेगा। उस कहानी में हम बेस को क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि बिकॉज बेस जो है वो पी से कनेक्टेड है। तो बेस इज पी, यानी पी टाइप मटेरियल। फॉरवर्ड वाइज करने के लिए, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस कम रखना है, फॉरवर्ड वाइज करना है, तो बेस को क्या करेंगे पॉजिटिव से और एमीटर को कर देंगे निगेटिव से कनेक्ट। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक तो क्लियर है ना मित्र? किसने हाँ सवाल जी। पूछा था बोलो बेटा। ओके चल ठीक। तो ये जो वोल्टेज बेस टू एमीटर हुआ वो भी हो जाएगा मेरा पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा।
ठीक है। हालांकि वोल्टेज लो रखेंगे क्योंकि हमें ज्यादा करंट नहीं फ्लो करवाना, हमें सिर्फ ये जो जंक्शन बनी है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, जंक्शन 1, इस जंक्शन 1 को ही मुझे खाली फॉरवर्ड बायस कर देने का, बस उतना ही वोल्टेज चाहिए, बहुत कम वोल्ट। एक बार फॉरवर्ड बायस हो गया फिर तो कोई चिंता नहीं, चार्जेस तो धमाधम भागेंगे, क्योंकि 0.7 से ऊपर हो जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हो ही जाता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। जो सेकंड साइड है, जो मेरी आउटपुट साइड है, जो ब्लू कलर से मैंने खींच रखा है, उस ब्लू कलर वाले रीजन को, जो मेरा, मैं एक लाइट ब्लू कलर से दिखाता हूँ, तो लाइट ब्लू जो जंक्शन है, जंक्शन J2, उसको मुझे करना है रिवर्स बायस। तो जो N वाला रीजन है, इस N रीजन को, उस N रीजन को क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव से कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। रिवर्स बायस करने के लिए आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसको पॉजिटिव रखा है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला निगेटिव में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरी, वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर, दैट वोल्टेज इज पॉजिटिव वोल्टेज। कोई डाउट इसमें दोस्त? नहीं सर। ठीक है। ये वोल्टेज क्या है कि रिवर्स बायस्ड वोल्टेज है। दिस इज वोल्टेज इज रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। ये सिस्टम को रिवर्स बायस कर रहा है। रिवर्स बायस में करंट जल्दी फ्लो नहीं होता है, तो ज्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए क्या करेगा, वोल्टेज हाई रखना पड़ेगा। तो ये इट विल बी हाई वोल्टेज रखेंगे तभी तो चार्जेस फ्लो करेंगे, और इसीलिए जो कलेक्टर करंट होती है वो ज्यादा हो जाती है और बेस करंट मेरी कम मिलेगी। यहाँ तक ये कहानी समझ में आ रही है दोस्त? हाँ जी सर। ओके गुड, ठीक। इसको मैं सिस्टम में इंक्लूड कर लूंगा, पीडीएफ बना देता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो कंट्रोल कैसे कंट्रोल हुआ, तो यहाँ से जो मेरी करंट जा रही थी दैट वाज माय बेस करंट। तो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। कौन से करंट को कंट्रोल करना है, यही बात देखिए। आप करंट जो कंट्रोल कर रहे हो दैट इज योर आईसी, दैट इज आउटपुट करंट। तो मेरी आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए मैंने सहारा लिया इनपुट के करंट का। हम हमेशा किसी भी डिवाइस का आउटपुट करंट ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वी विश टू कंट्रोल आउटपुट करंट ऑफ डिवाइस। आउटपुट करंट बीजेटी के केस में आईसी होगी, आगे जाके बदलते रह सकती है। इस केस में हमारे पास आईसी है, वो आउटपुट करंट है। एंड हाउ वी आर कंट्रोलिंग, हाउ वी आर कंट्रोलिंग, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वोल्टेज से या करंट से। तो कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वोल्टेज से या करंट से। कैसे करंट कर रहे हैं, तो इस केस में हम करंट से कर रहे हैं। कौन सी करंट है, तो आईबी यानी कि बेस करंट। बेस करंट से कैसे कंट्रोल कर रहे हो, तो उस रीजन को फॉरवर्ड बायस करके। ये बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड बायस करने से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना सभी को दोस्त? किसी को डाउट इसमें? जल क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस रहा वो कंट्रोल्ड डिवाइस हुआ। इट इज अ कंट्रोल्ड डिवाइस बट इट इज ए बेस करंट कंट्रोल। इसको हम क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। बात समझ में आ गई? गुड। क्या ये डिवाइस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है? हाँ जी, दोनों चार्जेस फ्लो होते हैं। इट इज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है तो बाय डिफॉल्ट ये बाइपोलर हो गया, नाम में ही बाइपोलर है इसका। इट इज ए बाइपोलर डिवाइस। यहाँ भी ठीक हो गया। ये कहानी समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, और सारी चीजें हैंडआउट्स में लिखी गई, एक बार देख लेंगे, बट यहाँ तक कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका हुआ है। अब हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? नहीं। मन में लालच अभी भी है। हम जब कोई चीज कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिले। एग्जाम्पल के लिए
आप अपने घर में पंखा ऑन करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हो? एकदम इजीली मैं मन में सोचूं और पंखा ऑन हो जाए, बेड से उठना ही ना पड़े। लेकिन अभी क्या होना पड़ता है, बेड से उठना पड़ता है, स्विच दबाना पड़ता है। स्विच को प्रेस करने में आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी जाती है और उससे आपको पंखे की एनर्जी मिल जाती है, घूमने लगता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि ऐसा कंडीशन होता कि पंखा चलाने के लिए आपको एक बड़ा सा फ्लाई व्हील हाथ से घुमाना पड़ता, या 10-15 लीटर पानी का डब्बा भर के छत पे रखना पड़ता, और उसके वेट से फिर वो पानी का बोतल नीचे गिरता और फिर वो पंखा घूमता, जैसे पुराने जमाने में करते थे कि एक फ्लाई व्हील बना लेंगे, चरखी बना लेंगे और चरखी में एक वजन टांग देंगे, और वजन से जब चरखी वजन नीचे गिरेगा, चरखी घूमेगी, तब तक पंखा घूमेगा। लेकिन एक बार पंखा बंद हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस चरखी को पूरी मेहनत से घुमा घुमा के ऊपर करना पड़ेगा। तो ऐसा आप नहीं चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पहले जमाने में राजा महाराजाओं के लिए जो झरने बनाए जाते थे, आप देखते होंगे कि महल के सामने झरना है, तो पहले जमाने में मोटर थोड़ी ना होते थे, तो लोग क्या करते थे, पानी की टब भर भर के कंधे पे लेके पानी की बाल्टियां ले लेके छत पे जाके पानी की टंकी भर भर के रखते रहते थे। 24 घंटे उनका काम रहता था, हमेशा बेचारे को यही काम करना है, नीचे से पानी इकट्ठा करना, ऊपर जाके टंकी में पानी भरना है, और तब जाके झरने का आनंद आपको मिलता था, या शावर का आनंद आप ले सकते हो। तो बहुत मेहनत है, आप ऐसा मेहनत करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपको मिनिमम इनपुट देना पड़ता है। आपने मोटर डेवलप करी, आप खाली स्विच दबाइए, आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही लालच या वही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि जब मेरा बीजेटी है, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो आई एम कंट्रोलिंग वाया ए करंट, और करंट फ्लो हो रही है। हालांकि ये कम करंट है, इट इज इन मिली एम्पियर्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू माय कलेक्टर करंट, बट है तो ना सही। मैं ये करंट भी क्यों वेस्ट करूं अपने एनर्जी इनपुट करने के लिए? तो मैं चाहूंगा इसको भी कम करना। हालांकि यहाँ पे गेन का कंसेप्ट आ गया है। मतलब कि एग्जाम्पल ऐसा है कि प्लूटो से या मार्स से या शनि ग्रह से, किसी भी दूर ग्रह से एक सिग्नल मेरे को आ रही है, जाहिर सी बात है सोलर रेडिएशन और अंतरिक्ष में कई प्रकार के रेडिएशन से आते आते वो मेरी इंफॉर्मेशन बहुत कम हो जाएगी। मेरी क्या हो जाएगी, दैट सिग्नल फ्रॉम फार प्लैनेट आ रही है, वो कितने में होगी, लो वॉट की होगी, यानी उसमें लो करंट भी रहा होगा मेरे सिग्नल के अंदर में, लो एनर्जी रही होगी सिग्नल की। अब उसको मुझे बूस्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, हाँ मैंने ट्रांजिस्टर सर्किट का तो ग्राफ बताया नहीं। ओके ओके ओके, एक चीज छूट गई मेरे पास में कि आपका जो हमने बीजेटी बनाया, बीजेटी का सिंबल कैसा रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से हम सिंबल बनाते हैं इसका। एरो हमेशा एमीटर पे रहता है बाहर की तरफ से, यानी ये हो जाएगा एन, ये पी और एन, पी से एन की तरफ बाहर एरो। अगर ये मेरा पी एन पी रहता तो कंडीशन कुछ अलग होत के आती, पी एन पी के लिए यही बन के आ जाता, एरो अंदर की तरफ रहता, ये कलेक्टर है जो कि पी होता, ये एमीटर है जो कि पी होता, और ये मेरा बेस है जो कि एन होता। और अगर मैं पीएनपी बनाता, सॉरी एनपीएन बनाता, वापस एरो तो रहेगी एमीटर पे ही, ये बाहर की तरफ हो जाता, ये एमीटर रहता, एन टाइप होता, ये कलेक्टर होता, ये एन टाइप होता, और ये बेस होता, ये हो जाता मेरा पी टाइप। इस टाइप से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को मैं आगे लेके चल रहा हूँ यहाँ पे भी, कि मेरे फार अवे प्लैनेट से सिग्नल आ रही है, उसको आपने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ रखा होगा। इस टाइप से एमीटर कॉमन है, यहाँ से वो सिग्नल यहाँ पे दे दिया गया है, वो लो सिग्नल है। उस लो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बैटरी भी अटैच कर देता। बैटरी क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, उस सिग्नल की बैटरी को थोड़ा बूस्टिंग मिल जाती, और यहाँ पे मैं बड़ा सा वोल्टेज रख के जो आउटपुट करंट यहाँ पे फ्लो होती, यहाँ पे मैं रजिस्टर रख लेता हूँ, अगर यहाँ से मेरे को आई आउटपुट मिलती, और इस वोल्टेज के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मिलता, वोल्टेज के क्रॉस रजिस्टर, तो मेरा आउटपुट हो जाता। वो कैसा रहता, जैसे मेरा इनपुट आता, इनपुट अगर 1 0 1 0 1 0 आता, यानी कि हाई लो हाई लो हाई लो आता, उसी तरीके से बेस में भी करंट जाने वाली हाई लो हाई लो हाई लो जाती, यानी कि ऑन ऑफ रहती। आउटपुट भी मेरा वही रहता, हाई लो हाई लो हाई लो, लेकिन यहाँ पे हाई लो की जो वोल्टेज होती है वो हाई लो वो रहती 5 वोल्ट की, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाता वो हाई लो 15 वोल्ट का मिल जाता। तो आपकी सिग्नल क्या हो जाती, बूस्ट हो जाती।
और इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर होता है वो बूस्टिंग का काम करता है या एम्पलीफिकेशन का काम करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करेगा। एक छोटा सा ट्रिविया नॉलेज यहाँ पे, जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था तब कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लोगों ने रेडियो डेवलप किया था, जिससे एक ट्रांसमीटर स्टेशन से सिग्नल भेजी जाती थी और गांव में बैठा हुआ बंदा उस सिग्नल को पकड़ के अपनी आवाज सुन सकता था और रेडियो का आनंद ले सकता था। क्योंकि रेडियो में एम्पलीफिकेशन करने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए पुराने जमाने में रेडियो को ट्रांजिस्टर भी बोलते थे लोग, कि मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो गया, मैंने ट्रांजिस्टर नया खरीदा है। और ट्रांजिस्टर उस जमाने में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी। दिल्ली में बैठा हुआ बंदा अपनी आवाज भेजता और चेन्नई में बैठा हुआ बंदा उस आवाज को सुन सकता था। तो इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार इतिहास में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, उसको ध्यान रखेंगे। चलिए आइए हम अपने सिस्टम पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये करंट कंट्रोल डिवाइस, आप चाहते थे कि ये भी हमारे पास कम मिल जाए, यानी कि इस करंट को भी आप कम करना चाहते थे जो कि इनपुट में करंट दे रहे हैं। और आप बीजेटी और डायोड को कंट्रोल कंपेयर करेंगे तो आपको यह पता चलता कि डायोड अनकंट्रोल्ड था और बीजेटी कंट्रोल्ड था। यहाँ पे क्या मिला मुझे, एडवांटेज क्या मिला, कंट्रोल का एडवांटेज मिला। बट अभी भी जो डिसएडवांटेज मेरे को देखने को मिल रही है वो है कि मैं इनपुट में करंट दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इनपुट करंट की वैल्यू, व्हाट आई वांट, आप क्या चाहते हो, लो इनपुट करंट। ऑलमोस्ट आप 0 कर दीजिए इसको, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में लेके आए, आप ये चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक और डेवलपमेंट लेके आई, उस पर हम बात करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, टू रिड्यूस इनपुट करंट। कैसे रिड्यूस करेंगे, हमने पहले क्या किया था, हमारा ये इनपुट साइड था, ये आउटपुट साइड था। इनपुट साइड में हमने फॉरवर्ड बायस किया था ताकि रेजिस्टेंस मेरा कम रहता और करंट फ्लो होता था। आउटपुट साइड में हमने रिवर्स बायस किया था, रेजिस्टेंस ज्यादा था, करंट फ्लो नहीं होती थी। हमारा फोकस किस पे, हमारा फोकस इनपुट साइड पे है। तो इलेश जरा बताइए दोस्त कि अगर मुझे इनपुट साइड में करंट को कम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी बोल सकता है। चलिए इलेश ही नहीं, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, गुड। कविशा समझ में आ रहा है बेटा, सर रिवर्स बायस कर देंगे तो मेरी करंट फ्लो नहीं होगी। बहुत बढ़िया आइडिया है ये वाला। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस का टारगेट लेके चलेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, इस तरह से हम अचीव करेंगे। तो हमने एक नया डिवाइस जनरेट किया, हमारा नया डिवाइस जो कहलाएगा FET। नाम इसका FET क्यों पड़ा, क्या होता है, थोड़ी देर में देखेंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक डब्बा जैसा रहेगा, ऊपर में एक पतला सा पी लेयर बनाएंगे, नीचे में एक पतला सा पी लेयर बनाएंगे और बीच में एन टाइप का चैनल क्रिएट कर देंगे। आप देख रहे हो मैं रेड कलर से इसको गोला घेरता हूँ, एन टाइप का चैनल बन जाता है। आप उल्टा भी बना सकते हो, बीच में पी टाइप का चैनल रख लो, ऊपर में एन टाइप, नीचे में भी एन टाइप, तो ये हम बोलेंगे पी टाइप मॉसफेट या पी टाइप FET बन जाएगा। तो एन चैनल इसलिए बोला गया क्योंकि बीच का लेयर एन है, मिडिल लेयर एन है, इसीलिए उसको एन टाइप बोला गया। इसका स्ट्रक्चर और सिंपलीफाई करके देखता हूँ कहानी कैसे बनती है आपको समझाने के लिए। मैं ऐसा एक डब्बा लूंगा, ध्यान से समझना, ये समझ में आ गया ना तो मॉसफेट की चुटकी में समझ में आ जाएगा। बीच का लेयर है, ऊपर के लेयर में मैं एक छोटा सा यहाँ पे पी टाइप क्रिएट करूंगा, यहाँ पे पी टाइप क्रिएट करूंगा। दिस विल बी पी टाइप, दिस विल आल्सो बी पी टाइप। ठीक है, ये से मेरा स्ट्रक्चर रहता है और बीच में मेरा एन टाइप रहेगा। इस पी टाइप वाले को मैं इसको गेट का संज्ञा दूंगा, जी बोलता हूं, और इसको भी मैं जी बोलता हूं। ये जी सिमिलर टू बेस है, ये जी भी सिमिलर टू बेस है कंट्रोल करने के लिए। नाम अलग रखेंगे, जी फॉर गेट होता है, इसको नाम को हम बेस नहीं बोलेंगे बट बेस जैसा ही काम करेगा। एक एंड को हम सोर्स बोलेंगे और दूसरे एंड को हम ड्रेन बोलेंगे।
सोर्स और ड्रेन का मतलब क्या होता है? नल से पानी गिर रहा है तो नल सोर्स हो जाएगा, यानी टंकी जो होगी वो सोर्स हो जाएगी, और जो नाली होती है जिसमें पानी गिर के चला जाता है उसको हम ड्रेन बोलेंगे। तो मेरे चार्ज कैरियर्स का जो कहानी होगी वो सोर्स होगा। तो एन चैनल है, यहाँ पे एन है, इट विल फॉर्मिंग एन चैनल। इसका सोर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव। ड्रेन क्या हो जाएगा इसका? पॉजिटिव। अगर कहानी उल्टा रहता कि बीच में जो चैनल बना रहा हूं वो पी टाइप बनाता तो मेरा सोर्स पॉजिटिव कहलाता और ड्रेन निगेटिव कहलाता। यही फंडा है, सोर्स और ड्रेन का फंडा है कि आप उसको पोलैरिटी क्या देकर बायस करोगे। आगे देखते हैं, सीधा डीप में कहानी आपको इन्वॉल्व करवाता हूं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसको थोड़ा सा बूस्टिंग करके दिखाता हूं। हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते? स्ट्रक्चर इस तरीके से रखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हम करके लाते हैं। एक टर्मिनल को कहते हैं गेट और एक टर्मिनल को करेंगे किसको क्या बोलेंगे? सोर्स, और इसको बोलेंगे हम ड्रेन। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन के आता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम अपनी पोलैरिटीज को मेंशन करना चाहते हैं कि हमारी पोलैरिटी कैसे आएंगी। तो हम सोर्स और ड्रेन के बीच में कहानी नहीं फ्लो करवाते हैं, हम एरो इसके गेट टर्मिनल यहाँ पे रखते हैं, इस तरीके से एरो रखते हैं। इससे हम क्लियर हो रही है कहानी? तो जो मेरा एन चैनल रहेगा उस एन चैनल के लिए मैं एरो अंदर की तरफ बनाऊंगा और पी चैनल रहेगा तो एरो बाहर की तरफ बन जाएगा। इसमें ही और कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कहानी। यहाँ पे अभी इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको समझने में सहूलियत रहे। इस टाइप से ये रहेगा और इस टाइप से चैनल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज माई पी टाइप, दिस इज माई पी टाइप, दिस इज माई एन टाइप। एन टाइप चैनल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सिंपल सी वही बात है हमारे पास कि एन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, मेरे को फायदा मिलेगा। बुक्स में ये स्ट्रक्चर कहीं कहीं वर्टिकली भी बनाया गया है, यानी कि मैंने लेफ्ट टू राइट बनाया हुआ है, बुक वाले इसको टॉप टू बॉटम भी बनाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो भी समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सोर्स है, ये ड्रेन है। ये दोनों जो गेट होती हैं वो दोनों गेट इंटरनली कनेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड ही है। ये एक को कुछ पोलैरिटी दोगे दूसरे को पोलैरिटी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनेगा, मैं डिप्लीशन लेयर पे बना देता हूँ, दोनों साइड बन के आएगा डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर अंदर भी बनेगा और बाहर भी बनेगा, इसको ध्यान के चलेंगे दोस्त। ये डिप्लीशन लेयर का ही पूरा का पूरा खेल होने वाला है। यहाँ पे इसमें गलती कर दी तो सब चौपट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ध्यान देके देखना कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। मैंने बीच का जो जंक्शन है उस जंक्शन के अलावा अलग से कलर प्रेजेंट किए हैं, जो ब्लू कलर मैंने प्रेजेंट किया है। तो जंक्शन जो है उसको मैं बोल्ड से वापस हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर का, दैट विल बी माय जंक्शन। तो जंक्शन के चारों तरफ एक बन के आ जाएगी डिप्लीशन लेयर। ठीक है, हम अब क्या करेंगे कि गेट को सोर्स के कंपैरिजन में निगेटिव वोल्टेज दे देते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो नीचे वाला भी वही कहानी चलेगा, ऊपर वाला समझ जाओगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो देखिए गेट जो है वो पी टाइप है, सोर्स जो है एन टाइप है। तो आपने वोल्टेज जो दिया गेट टू सोर्स वोल्टेज वो दिया है निगेटिव, उससे क्या हो गया है? ये हो गया है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बड़ा होता है। जल्दी समझ में आ रहा है ना बेटा? जल्दी रिस्पॉन्स नहीं है। 501 अनिरुद्ध सिंह, समझ में आ रहा है बेटा? रिस्पॉन्स नहीं, ये भी गायब। यस सर, यस सर। अरे गुड 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 गुड। चलिए, तो डिप्लीशन लेयर मेरा बड़ा होने लगा। मैं डिप्लीशन लेयर को बड़ा कर रहा हूँ, दोनों बाजू से बड़ा होगा, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? गेट 1 गेट 2 बोल देता हूँ अभी समझने के लिए। G1 साइड G2 साइड, हालांकि दोनों को गेट ही बोलते हैं, अलग अलग नहीं बोलते हैं। तो G1 साइड भी मेरा डिप्लीशन लेयर ब्लू वाला बड़ा होगा, उसको बड़ा कर लीजिए, ये डिप्लीशन लेयर बड़ा हो जाएगा। नीचे के साइड से बड़ा हो जाएगा और दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच कर लेंगी। जैसे डिप्लीशन लेयर टच हो गया, मेरे सोर्स साइड से, इसको स्टार्टिंग साइड बोलता हूं और इसको मैं फिनिश साइड बोलता हूं। तो स्टार्टिंग से फिनिश तक का रास्ता बंद हो चुका हुआ है। अगर आप अप्लाई करते वोल्टेज
सोर्स में निगेटिव देते क्योंकि मेरा चैनल एन बना हुआ है इसलिए निगेटिव देना पड़ा, और ड्रेन पे पॉजिटिव दे देता हूं अगर मैं, तो मेरे चार्जेस फ्लो करते। अगर ऊपर का वोल्टेज नहीं देता तो मैं ऊपर का वोल्टेज हटा देता हूं, गेट वाला वोल्टेज हट गया तो मेरे डिप्लीशन लेयर भी हट गई। फिर क्या होता कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठ के चलना शुरू हो जाते और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते, तो करंट की संज्ञा यानी करंट का डायरेक्शन यूं रह के आता। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को कि अगर मैं गेट पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करूं तो डिप्लीशन लेयर क्रिएट नहीं होगा और सोर्स यानी कि स्टार्टिंग एंड से ड्रेन यानी कि फिनिश एंड तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते और करंट की दिशा उसके हिसाब से उल्टी बन जाती और मेरा करंट फ्लो कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जरा ध्यान देके बताएंगे, कौन बताएगा? कविशा जरा बताइएगा बेटा Yes, कि sir. सोर्स से ड्रेन तक जाने में क्या उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्स मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे दिख रहे हैं, होल्स कहाँ पे दिख रहे हैं इस बीच में? ना नहीं मिलेंगे। मैं येलो कलर से वो रीजन कवर करता हूँ, जो मेरा एन टाइप का रीजन उसको मैं येलो कर देता हूँ। ये जो पूरा रीजन है मेरा, ये पूरा रीजन येलो वाला रीजन है। इस येलो वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं और पी वाले रीजन में ही मेरे होल्स बैठे हुए हैं। तो जो स्टार्टिंग से सोर्स साइड से कोई भी मेरा चलेगा, SOURC सोर्स साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उनको कोई मिलेगा ही नहीं बीच में, क्योंकि पूरा का पूरा एन टाइप रीजन है। पी टाइप में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है इसको। ये पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल है या मान लो पूरा का पूरा बॉयज हॉस्टल है। तो ये क्या हो गया, एक ही करंट फ्लो कर रही है। द करंट इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन चार्ज कैरियर। एन टाइप होता तो इलेक्ट्रॉन से, पी टाइप होता तो होल्स से, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा यूनिपोलर डिवाइस। इसको बुद्धि में फंसा के रखेंगे, जाने नहीं देंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने भी देखा। यूनिपोलर होगा तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है। कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो डिवाइस फास्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बताया था, इलेश को यहाँ से मैं फ्री करता हूँ भाव गेट तक, कोई दूसरा चार्ज कैरियर नहीं मिलता तो गेट तक सीधे पहुंच जाता और ये फास्ट हो जाता, और दूसरा चार्ज कैरियर मिलता तो स्लो हो जाता। जाहिर सी बात है BJT जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसके मुकाबले ये वाला डिवाइस यूनिपोलर है और फास्ट होगा। कैसे फास्ट होगा थोड़ी देर और देखेंगे। अभी येलो वाला रीजन बहुत चौड़ा है। उस येलो वाला रीजन का डेप्थ आप देखोगे, मैं आपको डेप्थ यहाँ पे दिखाता हूँ इस रीजन को थोड़ा यहाँ से मजेंटा से। दिस इज योर हाइट। ये हाइट दिख रही है सभी को दोस्त? ये बीच में ये मैंने हाइट प्लॉट करी है। इतने दूर में, सॉरी इतना दूर नहीं होगा, ये येलो वाला रीजन होता है ना, यहाँ आ गया। ये येलो वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन में चार्जेज फ्लो करते। लेकिन अब मेरी मानसिकता बदल गई। अब मैं चाहता हूँ इसको कंट्रोल करना। मैं चाहता हूँ कि करंट में कमी आई, इतना करंट मेरे को नहीं फ्लो करना है। आई वो नीड कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, गेट वाले रीजन पे निगेटिव दे दिया, सोर्स वाले रीजन पे आपने पॉजिटिव दे दिया। ठीक किया? ये आपका V ड्रेन टू सोर्स निगेटिव वोल्टेज आपने दिया। जैसे ही निगेटिव वोल्टेज दिया, अब आपका येलो वाला रीजन छोटा कम हो जाएगा और आपका ये ग्रीन वाला रीजन जो है, सॉरी जो ब्लू वाला रीजन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स को प्रसार होने के लिए एक पतली सी चैनल बच गई है और आपका रीजन जो था पहले से कम हो गया है, यानी कि पाथ छोटा हो गया, रास्ता संकरा हो गया है। रास्ता संकरा हो जाने से क्या घटना घटेगी, करंट में कमी आएगी। तो आपने क्या किया, रिवर्स बायस अप्लाई करके अपने करंट को कंट्रोल किया। आप क्या करना चाहते थे, आप चाहते थे आउटपुट करंट को कंट्रोल करना। क्या इच्छा होती थी आपकी, आउटपुट करंट को कंट्रोल। इसमें आउटपुट करंट कौन होगी, ड्रेन करंट, जो मेरी करंट ड्रेन में जा रही है, दिस विल कॉल्ड एज ड्रेन करंट। आई ड्रेन करंट को कंट्रोल करना है। कैसे, आपने कैसे कंट्रोल किया इसको, हम देखते हैं कैसे कंट्रोल किया। बाय अप्लाइंग नेगेटिव वोल्टेज एट गेट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हुआ क्या जब निगेटिव अप्लाई किया? तो नहीं,
रिवर्स बायस के दौरान करंट फ्लो नहीं होता है, वो माइनॉरिटी करंट होती है, थोड़ी बहुत करंट होती है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही होगी दैट करंट विल बी इन माइक्रो एम्पियर। कौन सी करंट? आई गेट करंट, जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको जाने दे सकते हो। बहुत कम करंट फ्लो होती है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन हाँ करंट है, माइक्रो एम्पियर में है पर है, जीरो नहीं है, इट इज स्टिल देयर। लेकिन फायदा हुआ है, पहले बीजेटी में जो मैं मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाता था, अब यहाँ पे मैं माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूँ। और क्या घटना घट रही है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आपको जो ब्लू वाला डिप्लीशन लेयर है वो घटता बढ़ता दिखाई देता है। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस VDS वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, आप एक इफेक्ट देख रहे हो। इफेक्ट क्या दिख रहा है कि जो डिप्लीशन लेयर है उसका असर बदल रहा है, इसको बोलेंगे फील्ड इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फील्ड का इफेक्ट देखना पड़ा। कौन सा फील्ड? तो वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स। इफेक्ट क्या? डिप्लीशन लेयर का चेंज देखने को मिल रहा है। इस चेंज देखने पे क्या मिल जाता है आपको? FET से FE मिला, इसको हम बोलेंगे फील्ड, इसको बोलेंगे इफेक्ट। और रेजिस्टेंस ट्रांसफर तो यहाँ भी हो रहा है, हालांकि उल्टा हो रहा है, हायर से लोअर में जा रहे हैं। इट इज स्टिल ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्यों है आपको पता है। ट्रांसफर पर इफेक्ट क्या मिला? किसका मिला? डिप्लीशन लेयर चेंज। डिप्लीशन लेयर में चेंज देखने वाला। फील्ड कौन सा दिया? वोल्टेज दिया ड्रेन टू। करंट फ्लो नहीं हुआ क्योंकि रिवर्स बायस था। करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस कर रखा था। इसका आर इनपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इनपुट में आपने हाई रेजिस्टेंस दिया था। डिप्लीशन लेयर में चेंज करने से क्या हो गया? करंट पाथ कंट्रोल्ड हो गया आपका, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होती हैं वो यूनिपोलर होती हैं, क्योंकि एक ही चार्ज कैरियर फ्लो करके जाएगा। ये डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होगी, क्योंकि आप फील्ड से कंट्रोल कर रहे हैं। FET के बारे में कुछ लाइनें लिख लेते हैं हम लोग। FET फुल फॉर्म पता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड मतलब कि वोल्टेज होता है, बुद्धि में बैठा के रखेंगे। ये हो जाएगा यूनिपोलर है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है। मेजॉरिटी यूनिपोलर हो गया तो क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी चार्ज से, क्योंकि एक ही फ्लो हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और पी चैनल बनाते तो होल्स फ्लो होते। इट इज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। यहां तक बात सभी को आ गई है बुद्धि में? इसमें आर इनपुट जो होगा वो हाई होगा, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा इसका, तो इनपुट करंट क्या हो जाएगी? हाई इनपुट लो हो जाएगी, इनपुट करंट कम कर दिया गया। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई है ना? किसी को भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए दोस्तों मुझसे अभी।